हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य सकेतवी। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी लाइफ साइंस 2017 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ना। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 30 एंड वो पार्ट ए के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट बी के क्वेश्चंस, वो भी 31 to 55। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे आपको 2019 एंड 2018 भी चल रहा है एंड 2017 भी ऑल ओवर लास्ट 3 ईयर के पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना ना। तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 31, इन बायोकेमिकल रिएक्शन द रोल ऑफ एंजाइम इज टू। तो यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो एंजाइम का रोल है वो क्या होता है ना, ये पूछा गया है। देखो ये ये ग्राफ होता है एक टाइप का। ओके, तो यहाँ पे जब कोई सबस्ट्रेट कोई सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, जब कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब ये जो स्टेज आती है ना, यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर एक ट्रांजिशन स्टेज लेगा है ना, ट्रांजिशन स्टेज लेगा। ओके, एंड फिर वो प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेज है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज नॉन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रिप फ्री एनर्जी है ना। यहाँ पे किसी सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में एक ट्रांजिशन स्टेज लेनी होती है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज नॉन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो अब देखो, अब हमने इस रिएक्शन के अंदर मैंने मान लो कि एंजाइम रखा। एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट मीन्स सबस्ट्रेट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये काम करता है एंजाइम। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर इस सबस्ट्रेट के अंदर मैंने एंजाइम डाला, वो क्या करेगा, उस ट्रांजिशन स्टेज को, ये एक्टिवेशन एनर्जी ना, ये इसको कम कर लेगा। देखो ये जो ग्राफ होगा फिर ऐसे आएगा इस टाइप का है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या होगी, कम हो गई। कम होगी तो स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा है ना। तो ऑल ओवर ये क्या करता है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करेगा, कम करेगा, जिससे क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। तो ये जो एंजाइम का रूल क्या हो गया, ये क्या करता है, जो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। कैसे करेगा फास्ट, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देगा ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 32. Which of the following statement is not true about biological membrane? Okay, तो यहाँ पे biological membrane होती है, lipid bilayer membrane होती है ना। तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कंपोजिशन आपको पता होगा है ना, वो लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो लिपिड की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, प्रोटीन की तो ना के बराबर होती है। एंड जो प्रोटीन होता है वो अकेला नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक की मीन्स उसके साथ कंबाइन होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो उस टाइप का होता है ना। तो यहाँ पे अगर वो जेल हुआ मीन्स मेम्ब्रेन थोड़ा ऐसा टाइटली ऐसे बाउंड होगी। अगर वो फ्लूइड इन नेचर हुआ तो ऐसे थोड़ा फ्लूइड इन नेचर का होगा ना। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स होती है कैन बी अंडरगो फ्लूइड टू जेल फेस ट्रांजिशन है ना। तो ये तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी लिपिड बट नॉट प्रोटीन आर लैटरली मोबाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो लैटरली मोबाइल का मीन्स क्या होता है कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मोबाइल हो जाता है, ये है ना, ये जो है लैटरली मोबाइल इस टाइप में डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लिपिड एंड प्रोटीन दोनों लैटरली मोबाइल होते हैं। वो चीज़ अलग है कि हम लिखने में हम लिपिड का लिखते हैं है ना, लिपिड की लैटरल मोबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है उसके बारे में जो लिपिड की मोबिलिटी शो करती है। बट यहाँ पे प्रोटीन भी मोबाइल करता है। ओके, सो वही होता है कि प्रोटीन की इतनी कंसनट्रेशन देखने को नहीं मिलती इसलिए हम मेंशन नहीं करते हैं। बट यहाँ पे नॉट लिखा है, ये चीज़ गलत है ना। तो यहाँ पे यही पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों होगा, क्योंकि लिपिड एंड प्रोटीन दोनों लैटरली मीन्स मूव करते हैं ना। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। सी देख लेते हैं, स्पिंगोलिपिड आर प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों कंपोजिशन बनके
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, तो जो लिपिड है उसके अंदर भी स्पिंगोलिपिड आता है ना। सो ऑप्शन नंबर सी भी हो गया आपका करेक्ट। ये तीनों के तीनों लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों की तीनों प्राइमरी कंपोनेंट है बायोमोलिक्यूल्स के, है ना, बायोमेम्ब्रेन्स की। तो ये भी करेक्ट हो गया। नाउ डी इज द कोलेस्ट्रॉल फॉर्म माइक्रो डोमेन इन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे देखो, ये क्या करता है, लाइक ये लिपिड बाइलेयर है, ओके, एंड ये ऐसे अपनी फ्लूइडिटी, ये क्या करते हैं, इस लिपिड बाइलेयर की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। कैसे करते देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल ये ऐसे समझ लो, ये इसका फ्रेंड ही है ना, लाइक ये यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है ना। ये क्या करता है कि लाइक मान लो कि मैंने बहुत हाई टेम्परेचर दिया ना, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो कि मैंने इस मेम्ब्रेन को हाई टेम्परेचर दिया, अब टेम्परेचर मैंने ज़्यादा दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या होगा, ये फ्लूइडिटी नेचर हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा पिघल जाएगा, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब टेम्परेचर हाई देंगे तो ये दोनों, ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, है ना। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है ना, मीन्स इसको दूर भागने नहीं देता, इसको चिपका के रखता है, दोनों को पकड़ के रखता है। अगर यहाँ पे मान लो कि ये फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं हुई, जैसे टेम्परेचर दिया तो ये जो स्ट्रक्चर है लिपिड का वो डीनेचर हो जाएगा, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको पकड़ के रखता है, इसको दूर नहीं जाने देता है, ओके, जब हाई टेम्परेचर देंगे तब। बट अब बात आती है लो टेम्परेचर में, लाइक फ्रीजिंग कंडीशन हो गई है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमने बहुत लो टेम्परेचर दिया, लाइक वो, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या करेगी, चिपकेगी आपस में, है ना, आपस में एकदम ऐसे चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ना, इसको चिपकने में नहीं देगा, है ना, तो इसको बोलेगा कि थोड़ा अपने डिस्टेंस मेंटेन करो ना। तो ऑल ओवर ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना दूर जाने देता है ना पास आने देता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में ध्यान रखना, जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, दूर भागेगी, तो कोलेस्ट्रॉल उसको पकड़ के रखेगा। एंड जब लो टेम्परेचर होगा तो वो पास में आएगी, तो उसको ज़्यादा पास में भी आने नहीं देगा, है ना। तो ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ये भी चीज़ सही है। तो ऑल ओवर आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, ओके। Now, question number 33. How many ATP molecule are generated per TCA cycle? पर TCA ना, एक TCA साइकिल से कितनी ATP का जनरेशन होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। TCA साइकिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ना। ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, इसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना, ओके। नाउ, तो यहाँ पे TCA साइकिल लाइक एसिटाइल कोलिन है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो TCA साइकिल है, ओके, तो यहाँ पे एक NADH ये रहा, एक NADH ये रहा, एक ये रहा, है ना, 3 NADH रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अंदर। नाउ एक यहाँ पे दिख रहा है GTP, है ना, यहाँ पे एक GTP दिख रहा है, ये रहा एक GTP, ओके। तो एक GTP होता है एंड आपको एक FADH2 दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑल ओवर आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ATP पूछा गया है ना। तो देखो यहाँ पे कितने NADH मिले, 1 2 एंड 3, तो 3 NADH मिले एंड एक NADH से आपको पता है 3 ATP मिलता है ना। वैसे 3 ATP नहीं मिलता है, 2.5 मिलता है, बट हम इस 2.5 को 3 लिखते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं तो। बट कभी कभी कहीं 2.5 के फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जाता है, बट 2.5 मेनली नहीं लिखा जाता है ना, वो होता है 3, है ना, 3 कैलकुलेट करते हैं। तो NADH में 3 NADH के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ रहा है, तो 3 हो गया एंड 3 ही यहाँ पे एक NADH 3 ATP का फॉर्मेशन करता है। तो 3 ATP कितना, 3 NADH कितनी ATP का फॉर्मेशन करेगा, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 3 = 9, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से हमें 9 ATP का फॉर्मेशन होगा, ओके। रही बात आपकी FADH2 की, तो उसमें भी एक FADH2 है, तो उसके अंदर एक FADH मॉलिक्यूल्स आपका बनाता है 2 ATP। 2 ATP ना लिखे, यहाँ पे 1.5 ATP भी होता है, तो कहीं पे आपको 1.5 ATP मिलेगा, कहीं पे आपको 2 ATP मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। तो यहाँ पे हम लिखने की कंडीशन में हम 2 लिखते हैं ना, आधा नहीं लिखते, डैड नहीं लिखते, यहाँ पे हम 2 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे एक FADH आपका बनाएगा 2, है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 एंड GTP है, GTP आपको पता है कि एक ATP देगा, है ना, GTP हुआ, तो वो एक ATP देगा, तो एक ATP, ओके। नाउ तो हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, 9 + 2 + 1 दैट इज द 12। तो टोटल हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितनी ATP मिली, एक TCA साइकिल के अंदर एक एसिटाइल कोएंजाइम रिस्पॉन्सिबल हुआ एंड वो कितनी ATP का फॉर्मेशन किया, उसने किया 12 ATP का फॉर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर आपका हुआ A करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 34,
विटामिन डी इज़ नेचुरली मेड इन, ओके। तो विटामिन डी आपको पता है कि सनलाइट लेनी चाहिए और हमारी स्किन के ऊपर गिरेगी, एंड जो हमारी बॉडी के अंदर जो जो विटामिन डी इनएक्टिव था वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइमरी होता है वो होती है हमारी स्किन। हम लिखते हैं स्किन को नेचुरली मेड इन स्किन। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now question number 35, the amino acid that is not phosphorylate is, ओके। फॉस्फोराइलेट मीन्स फॉस्फेट का ऐड करना है ना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक न्यूक्लियोफिलिक जिसके पास OH माइनस ग्रुप होगा है ना, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, वो उसके ऊपर फॉस्फेट का एडिशन होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो फॉस्फेट अमीनो एसिड है ना, आपका सीरीन हुआ, थियोनिन हुआ है ना, टायरोसिन है ना, तो ये सब फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं एंड फॉस्फोसीरीन, फॉस्फोथियोनिन एंड द फॉस्फोट्रायोसिन बनाते हैं, ओके। तो ये तीनों बनाते हैं एंड ये क्या करता है कि ये इंपॉर्टेंट इन एक्टिवेशन एंड इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम के एक्टिविटी को एक्टिवेट एंड इनिबिशन दोनों में वर्क करते हैं ना। जहाँ पे उसका वर्क होगा वहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये जो फॉस्फो अमीनो एसिड है वो 3 होते हैं, दैट इज द सीरीन, ओके, ये रहा सीरीन, फिर है आपका थियोनिन एंड ट्रायोसिन, ओके। तो एस्पार्जिन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, नॉट पूछा गया, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया जनरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट, ओके। जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं ना, जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, तो श्योर सी बात है फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन मीन्स लास्ट में क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा एक बी करेक्ट है ना। Now question number 37, which of the following enzyme can limit the rate of glycolysis in animal tissue? तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं ना, वो एंजाइम होता है दैट इज द हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंड द पाइरुवेट काइनेस, है ना। तीनों पे अंडरलाइन कर लिए। तो ये 3 एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, वो करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं, ओके। तो देखो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर में देखो इनमें से कौन सा है, हेक्सोकाइनेस है क्या, नहीं है, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेस है क्या, ये रहा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस ये रहा, एंड द पाइरुवेट काइनेस है क्या, नहीं है। तो ऑल ओवर आपका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी है ना। तीनों नहीं दे रखा, उसमें से कोई एक दे रखा, दैट इज द फ्रक्टोकाइनेस। सो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट। वैसे ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, इसके बारे में आप इसको रट लो, इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज ले लो ना। कभी क्या पूछते हैं तो कभी क्या, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, ये प्रोसेस इसमें कन्वर्ट हुआ तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कितनी ATP का फॉर्मेशन हुआ, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है ना, इसको इनिबिट करने वाला कौन है ना, इनोलेज है ना, इनिबिट करने में भी इसको भी इनिबिट करता है, कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट है ना, जैसे ही नॉट आता है अंडरलाइन कर लो, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेवलप इन 1884 बाय डेनिस फिजिशियन, ओके। तो ये सही है ना, ये ग्राम स्टेनिंग का डेवलप किया था। कैन बी यूज टू क्लासीफाई आर्किया। अब आर्किया को क्लासीफाई करने के लिए ये ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो वो यहाँ पे आर्किया को क्लासीफाई नहीं करता है ना, तो ये नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका इनकरेक्ट है ना। नाउ सी क्या है, अल्कोहल इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ जनरेट द डिफेंसिव स्टेनिंग, सही है। ग्राम नेगेटिव सेल अपेयर एट, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होता है इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम इवॉल्व इन TCA साइकिल, है ना, तो ये सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये भी आपका सही है, TCA साइकिल के अंदर एंजाइम इवॉल्व होते हैं ना। नंबर एंड द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फॉर ऑल सेल टाइप, अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरी होंगे, तो ठीक है, ये होता ही है ना। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट सिंथेसाइज इज ऑन लिपिड। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना लिपिड वैसे सिंथेसाइज नहीं करता है कुछ कंडीशन में करता है ना। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका नॉट ट्रू, ओके। सम यूकैरियोटिक सेल कैन सर्वाइव विदाउट अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ देखने को मिलता है दैट इज द मोनो
यहाँ पे आपका है ये जो इंटरसेलुलर, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, फिर भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है ना, तो ये भी सही है। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि लिपिड भी सिंथेसाइज करता है, बट वो लिपिड अलग फॉर्म में होता है ना, नॉर्मल लिपिड नहीं होता है। मेनली जो लिपिड होता है वो जो ER होता है वहाँ पे सिंथेसाइज होता है एंड देन ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इफ द टू टॉल हेट्रोजाइगस पी प्लांट आर क्रॉस, कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या दे रखा है, वेट यहाँ दे रखा है हेट्रोजाइगस पी प्लांट ना टॉल। तो देखो ये इसको हेट्रोजाइगस की कंडीशन होती है, पता ही है आपको। होमोजाइगस मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे दो हेट्रोजाइगस प्लांट का टॉल प्लांट का क्रॉस कराया, श्योर सी बात है ये डोमिनेंट शो करेगा, इसलिए ये टॉल होगा ना। नाउ हाउ मेनी F1 प्रोजेनी वुड बी हेट्रोजाइगस, कितनी F1 प्रोजेनी हेट्रोजाइगस होगी। अब देखो इसको क्रॉस कराओ है ना, क्या मिलेगा आपको TT। इसका क्रॉस कराओ क्या मिलेगा आपको ये, इसका क्रॉस कराओ तो क्या मिलेगा आपको, है ना। एंड इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा ये। अब देखो हमें एक मिल रहा है प्योरली होमोजाइगस, दूसरा मिल रहा है प्योरली रिसेसिव, है ना, वो भी होमोजाइगस। ओके, बट यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, हाउ मेनी हाइड्रोजाइगस, है ना, F1 प्रोजेनी में कितनी हाइड्रोजाइगस मिलेंगे। हाइड्रोजाइगस आपका 2 मिलेंगे। ओके, अब देखो 4 में से 2 मीन्स 2/4, है ना, दो टोटल कितने 4 है एंड कितनी मिले 2। और उसको आप करो 1/2 आएगा, क्रॉस करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका होगा, कहाँ दिखा है 1/2, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वॉज प्रपोज बाय। तो यहाँ पे जो लिंकेज का मीन्स क्या होता है, नाम के अंदर मीन है लिंक, है ना। जब दो जीन आपस में, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो तो दोनों साथ साथ ट्रेवल करेंगे आगे आने वाले प्रोजेनी में, है ना, तो वही होता है लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन जिस उसका ऑपोजिट होता है, जितना कम लिंकेज होता है उतना ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना, ये चीज़ हम पढ़ते आए। तो लिंकेज में लाइक दो जीन आपस की डिस्टेंस शो करता है ना, जितना कम लिंकेज होगा वो दो जीन आपस में इनहेरिटेंस जल्दी साथ साथ होंगे, है ना, ये लिंकेज शो करता है। तो यहाँ पे ये किसने दिया था, ये दिया था आपने बैटसन ने। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ म्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको म्यूटेशन के बारे में देखो, अ म्यूटेंट बेस ऑलवेज चेंज द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द इनकोडेड प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ना। तो यहाँ पे जो म्यूटेंट है वो हमेशा ऑलवेज चेंज अमीनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज करेगा। अब ऐसा अमीनो एसिड सीक्वेंस है ना, तो यहाँ पे देखो जो अगर म्यूटेंट हुआ जो वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे ही चेंज करेगा, अमीनो एसिड चेंज हुआ ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, म्यूटेशन कैन सम टाइम चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। जो म्यूटेशन होगा वो कैन सम टाइम लिखा है ना, नॉट ऑलवेज। यहाँ पे क्या दे रखा है, सम टाइम, है ना, तो यहाँ पे ऑलवेज दे रखा था इसलिए ये इनकरेक्ट था। ओके, बी में क्या दे रखा है, म्यूटेशन कैन समटाइम चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है कि प्रोटीन की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। ओके, एंड गिविंग अ सर्वाइवल एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। एंड अगर वो म्यूटेशन बेनिफिशियल हुआ तो श्योर सी बात है उसको कुछ लाइक उस ऑर्गेनिज्म को एडवांटेज भी हो सकता है, तो हो सकता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कैन ना समटाइम। ओके, तो ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ओके, सी में क्या दे रखा है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टी और फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, अब देखो आपको पता है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से डिजीज, कितनी सारी डिजीज हो जाती है ना, अलग अलग टाइप की डिजीज हो सकती है। तो एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से डिजीज क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है हो सकती है ना, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया ना। ना डी में क्या दे रखा है, फ्रेंसिट म्यूटेशन इज लिस्ट लाइकली टू डिस्टर्ब अ प्रोटीन फंक्शन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो फ्रेंसिट म्यूटेशन होता है वो प्रोटीन को डिस्टर्ब कम करता है, तो ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा करता है। कैसे करता है, देखो अगर कोई म्यूटेशन है, अगर कोई सिक्वेंस है ना, लाइक मान लो कि ATGC को चल रही है, अब बीच में कुछ और आ गया है ना, कुछ म्यूटेंट आ गया, तो इस कंडीशन में पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी। अब शिफ्ट हो जाएगी तो आगे जाके पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड चेंज होगी सीक्वेंस, तो पूरा का पूरा प्रोटीन अमीनो एसिड चेंज होगा, है ना, अमीनो एसिड कुछ और बनाएगा, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन कुछ और होगा, है ना। तो यहाँ पे जाके पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो रही है, तो अमीनो एसिड भी दूसरा बन सकता है। तो इस कंडीशन में
एरर के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, है ना, नॉट कम। यहाँ पे कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ओके, लेस नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर यही भी आपका हो गया इनकरेक्ट। तो ऑल ओवर आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, an individual's homozygous for a recessive mutation XX was mated with individuals homozygous for recessive mutation YY. Okay, the resulting offspring showing the normal phenotype due to। अब देखो यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स है ना, उन दोनों के पास म्यूटेंट अलील है। एक का जो म्यूटेंट हुआ वो तो एक्स पे हुआ, दूसरे का म्यूटेंट हुआ वो वाई पे हुआ। मीन्स दोनों का दोनों जो जीन है वो अलग है ना। जब देखो जब ये इसका जो ऑफ स्प्रिंग है नॉर्मल आ रहा है, तो दोनों की दोनों रिसेसिव कंडीशन में ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल आ सकता है। क्यों आ सकता है कि दोनों का जो जीन है, दोनों का जो जीन अफेक्ट हुआ, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हुआ। एक तो एक्स के ऊपर हुआ, एक वाई के ऊपर हुआ, है ना। अगर दोनों एक्स पे होता तो बात अलग होती, तो बात आती है कि हाँ कि उसका जो आने वाला जो प्रोजनी है वो भी डिफेक्ट होगा। बट यहाँ पे दोनों जीन अलग अलग, दोनों जीन का जो डिफेक्ट वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हुआ है ना, अलग अलग जीन पे हुआ है। तो इस कंडीशन में इसका जो प्रोजनी है वो भी रिसेसिव में हुआ है ना, डोमिनेंट में नहीं हुआ। तो रिसेसिव आगे आगे जरूरी तो ना शो करेंगे ना। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी कंप्लीमेंटेशन की डेफिनेशन है डायरेक्ट। कंप्लीमेंटेशन क्या होता है? अकर व्हेन द टू स्ट्रैंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद अ डिफरेंट होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन, दोनों में क्या है? डिफरेंट होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन, है ना। एंड दे प्रोड्यूस म्यूटेंट फिनोटाइप हैव ऑफस्प्रिंग एक्स वन वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? म्यूटेशन, इसका जो म्यूटेशन है, इफ़ द म्यूटेशन आर इन द डिफरेंट जीन, दोनों का जो म्यूटेशन है वो डिफरेंट जीन में हो तभी ये कंडीशन होगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ एपिस्टेसिस क्या होता है कि एक जीन है दूसरे इसको छुपा रहा है ना, वो होता है एपिस्टेसिस। कोडोमिनेंस क्या होता है? दोनों शो होता है ना। तो ये पॉलीमॉर्फर एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो होते हैं। ओके, तो ये सारा इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ऐसे सी हो जाएगा। ओड वन भी आप आउट करोगे तो ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is responsible for generation of Lambrus chromosome in Xenopus oocyte? आप देखो ये जो लैम्ब्रस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हर एंट्रेंस एग्जाम में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। अलग अलग मॉडिफिकेशन की फॉर्म है। तो आपको पता है कि जो जेंट क्रोमोसोम है वो 2 होते हैं, एक इस पॉलीटिन क्रोमोसोम, दूसरा है आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम, है ना। अब उसमें से भी दोनों बड़ा कौन है? उसमें से भी अगर आपको पूछ ली जाए दोनों में से कौन सा बड़ा है, दैट इज द लैम्ब्रस क्रोमोसोम, है ना। देन आफ्टर पॉलीटिन आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ये आपको दिखेगा, ये नॉर्मल मैमेलियन सेल में नहीं दिखेगा, ये इंसेक्ट के अंदर इनके एग के अंदर ही इस सब में दिखेगा, बट मैमेलियन सेल के अंदर नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो क्रोमोसोम है इसके बारे में अच्छे से देख लेना बुक के अंदर। ओके, लैम्ब्रस एंड पॉलीटिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्टेज में होता है, दैट इज द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफिस फर्स्ट। अब डिप्लोटिन है तो पता ही है कि प्रोफिस फर्स्ट के अंदर ही होगा ना, वो भी मियोसिस के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 45, which of the following process is responsible for formation of polytin chromosome in Drosophila? Okay, तो क्या होता है ना कि पॉलीटिन क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन होता जा रहा है ना, तो वो बहुत सारा डीएनए रेप्लिकेशन होता जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये पॉलीटिन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन होती है दैट इज द एंडो रीडुप्लीकेशन, है ना, एंडो रीडुप्लीकेशन कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, द रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस जीनोम इन द एब्सेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस नहीं हो रहा है बट जीनोम का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन होता जा रहा है। ओके, मीन्स एस फेज के अंदर जो डीएनए का जो कंटेंट है ना वो डुप्लीकेट होता जा रहा है, आगे माइटोसिस वाली स्टेज नहीं आ रही है। बट जो आपको पता है कि एस के बाद G2 आता है, देन आप ना G1 S G2 एंड देन एम फेस आती है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ही बैठा रहता है एंड बार बार अपने डीएनए को रेप्लिकेशन को डबल करता रहता है ना, ये कंडीशन नहीं आती है। तो यहाँ पे यही चीज़ अपने डीएनए की जो कंटेंट है उसको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ लिविंग सेल हैज़ अ 28% थाइमिन कंटेंट इन इट्स क्रोमोसोम ना, अपने क्रोमोसोम के अंदर उसके पास 28% थाइमिन है। ओके, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ग्वानिन इन इट्स जीनोम?
इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, है ना। देखो इसमें क्या होता है कि आपको थायमिन की मीन्स परसेंटेज दे दिया गया, कितना दे दिया गया 28। अब थायमिन 28 है तो बताओ एडेनिन कितना होगा, वो उसकी बराबर तो पेयरिंग बनाएगा, तो वो भी कितना होगा, वो भी 28 होगा, है ना। एंड उसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा, तो देखो 28 + 28 दैट इज तो 56%। तो 56% तो आपका क्या हो गया, 56% तो आपका 80 हो गया। अब पीछे कितना बचा, पीछे बचा 100 में से 56 माइनस करो, कितना बचा 44। तो ये जो 44 है वो होगी जीसी कंटेंट, है ना। अब इसको हाफ कर देंगे क्योंकि सी आधा होगा, जितना सी होगा उतना ही जी होगा, है ना। इसके लिए हमें हाफ करना होगा, तो हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, तो 44/2 दैट इज द 22, है ना। तो यहाँ पे 22 कंसंट्रेशन जी की होगी एंड 22 सी की होगी एंड इसकी 28 एंड 28। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया ग्वानिन की परसेंटेज, है ना। तो जी कितना है 22। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना। क्या दे रखा है, इनकरेक्ट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के बारे में कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके तो देखो यहाँ पे क्या देगा, फर्स्ट AUG फ्रॉम 5' एंड ऑफ द mRNA सर एज अ ट्रांसलेशन स्टार्ट कोडन, ठीक है ना, मिथियोनिन होता है तो वो स्टार्ट कोडन के जैसे वर्क करता है, ए करेक्ट है। ओके दे आर द 61 ट्रिपलेट कोडन स्पेशली 20 अमीनो एसिड। तो आपको पता है कि 61 कोडन होते हैं जो कि 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। टोटल कोडन कितने होते हैं, 64 होते हैं, उसमें से 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडन होते हैं, वो कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो पीछे कितने बचे, 61 बचे, वो 61 पूरे के पूरे 21 अमीनो एसिड को कोड करते हैं ना, तो ये भी सही है। ट्रांसलेशन इज द कैटलाइज बाय ATS राइबोसोम इन द यूकैरियोट, ठीक है, ये भी सही है। डी का क्या दे रखा, साइलेंट म्यूटेशन आर नॉट इन डिकोडेड इनटू अमीनो एसिड। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 48. Targeting the protein to a various organelle to govern by the signal sequence. Okay. तो आपको पता है कि जब गोल्जी में प्रोटीन की पैकेजिंग होती है ना, अच्छा खासा पैकेजिंग कर लेता गोल्जी के अंदर। ओके यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट रहता है ना। अब इसके पीछे हमें अब उसको कहाँ पे जाना है, ये क्या होता है, गोल्जी क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के जैसे वर्क करता है ना। तो उसमें क्या होता है कि इसमें अब हमें क्या से पता चलेगा, अब इसको लाइसोसोम में जाना है या फिर ER के अंदर जाना है या फिर कहीं और जाना है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाना है, अंदर जाना है, कहाँ जाना है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। तो उसकी सिग्नल कहाँ पे जाना है, तो इसके लिए क्या होता है कि इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। क्या होता है, ये प्रोटीन है, ओके मान लो ये प्रोटीन है अंदर, इसके पीछे हो सकता है या फिर इंटरमीडिएट कहीं पे भी एक न्यूक्लियोटाइड की पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, उसको सीक्वेंस को हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की वजह से पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस की वजह से ये सीक्वेंस जो कोड होगा, ये अगर कोड लाइसोसोम के लिए होगा तो लाइसोसोम में जाएगा, अगर ये ER के लिए होगा तो ER के अंदर जाएगा, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा। ओके फिर वहाँ पे जाएगा। ओके तो यहाँ पे जाके क्या होगा कि ये ऐसे जाएगा, फिर ये क्या होगा कि इसकी जो पीछे जो सिग्नल है, ये जो पीछे जो सिग्नल है वो उसकी एंजाइम की पेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, है ना, कट के अलग हो जाएगा एंड उसमें जो प्रोटीन उसका फंक्शन होगा वो वहाँ पे जाके करेगा। ओके अगर वो सिग्नल सीक्वेंस बीच में हुई, यहाँ पे हुई, है ना, ये प्रोटीन है एंड सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्लीव नहीं होगा ना। अगर इस कंडीशन में हम प्रोटीन की सिग्नल को क्लीव करेंगे तो वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी वो भी कट हो जाएगी ना। तो अगर बीच में होगा तो क्लीव नहीं होगी सिग्नल सीक्वेंस, अगर लास्ट में होगा तो क्लीव हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोटीन इटसेल्फ। तो जो सिग्नल सीक्वेंस हो वो प्रोटीन का एक पार्ट होता है ना, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 49, सैल्वेज पाथवे इज रिफर टू एज। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है ना, आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म होता है उस पाथवे को हम सैल्वेज पाथवे होते कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितने भी बायोकेमिकल साइकिल्स है आपके, है ना, उन सबका क्या फंक्शन होता है, इसके कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, फैटी एसिड का सिंथेसाइज कौन करता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये सारे जितने भी पाथवे होते हैं ना, इन सब का अच्छे से देख लेना। ओके सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 50,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज साइट। अब इनमें से टाइप सेकेंड रिकॉग्नाइज साइट कौन सी है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो क्या करेगी, कट करेगी है ना पर्टिकुलर सीक्वेंस पे। अब उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस को नॉर्मल वे में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करता है दैट इज द टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करती है ना, तो वो जो सीक्वेंस है दैट इज नॉन एज द GTC GAC। क्या है GTC GAC है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, टू बी अ क्लोनिंग वेक्टर अ प्लाज्मिड डज नॉट रिक्वायर। तो प्लाज्मिड को क्या चीज़ रिक्वायर नहीं है ना, तो सबसे पहले हम देखते क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी तो वो रेप्लिकेशन करेगा, ORI है ना, दैट इज द ORI ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये तो होगा। फिर उसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट भी होगी है ना, पर्टिकुलर साइट होती है तो ये होगी। उसके बाद लाइक एंटी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होगी, मार्कर सिलेक्टेबल मार्कर भी प्रेजेंट होता है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर, तो ये भी होगा। बट टू बी अ हाई इन कॉपी तो ये जरूरी नहीं है ना, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। Now question number 52, which one of the following is not addressed using a northern blotting। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ ये पता होनी चाहिए कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है कि लैब के अंदर ये टेक्निक है ओके। तो उसके अंदर क्या करते हैं, मान लो कि आपको आरएनए सैंपल दे दिया, अब उसके अंदर पर्टिकुलर आरएनए की लाइक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में हम जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ करेंगे ओके। एक होती है सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है ना, इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेना ओके। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेंथ ऑफ रीडिंग फ्रेम सही है, स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन ये भी ये आपका इनकरेक्ट है ना, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, चारग्राफ यहाँ पे रूल फॉर द डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्टेट दैट। तो यहाँ पे ये जो रूल है चारग्राफ है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये क्या बोलता है, ये बोलता है प्यूरिन इज इक्वल टू द पिरामिड है ना, ये रूल ये बताता है ओके। इसमें क्या होता है प्यूरिन मीन्स A+G, AG की कंसंट्रेशन ओके, एंड द पिरामिडिन दैट इज C+T ओके। ये क्या है पायरिमिडिन है ओके, एंड इज इक्वल टू 1। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ पे दे रखा, ये दे रखा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है ना, G+C एंड C+T इज इक्वल टू 1 ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। Now question number 54, application of which of the following hormone combination to mass of Kali is likely to induce maximum cell division। ओके तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे आपको कैलस का जब हम फॉर्मेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ये दो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे तो कोई दे नहीं रखा है ना। बट फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम जिबरलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी स्टेम को इलोंगेशन में हेल्प करता है ओके। सो आपका जो यहाँ पे एज आंसर तो आपका ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है रूट को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन स्टेम को प्रमोट करता है ना, दोनों मिला के एक कैलस के लिए मीन्स बेस्ट होता है ओके। तो यहाँ पे ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन होना चाहिए, बट यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मानो ना, ऑप्शन नंबर बी। बाकी एब्सिसिक एसिड तो क्या करता है, सी डोर्मेंसी में वर्क करता है ना, डोर्मेंसी के लिए वर्क करता है, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। Now question number 55, together carbon and oxygen contribute to almost what percentage of plant dry mass है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट का जो ड्राई मास है तो उसके अंदर जो कार्बन होता है दैट इज 48% ओके, ऑक्सीजन होता है 38% ओके, एंड द हाइड्रोजन इज 6 to 7%। तो यहाँ पे लाइक अप्रॉक्स अगर हम निकाल के माने तो हमारा आता है 90% ना कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट ओके। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की टोटल 25 क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसी के अंदर आपको एग्जाम का पैटर्न भी बता रखा है, वो अच्छे से देख लेना, एंड उसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पेपर के PDF मिल जाएंगे, तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना ओके। 2019, 18 एंड 17 में करवा रही हूँ, 2016 भी स्टार्ट करा दूंगी जल्दी। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप लाइक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है ना। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ओके।